नमस्कार। बीए द्वितीय वर्ष और हमारा टॉपिक है भुगतान शेष के समायोजन तंत्र। भुगतान शेष में जब असंतुलन आ जाता है तो भुगतान शेष में समायोजन के लिए कुछ महत्वपूर्ण विधियों का प्रयोग किया जाता है। उसमें एक अवशोषण सिद्धांत भी है। अवमूल्यन का अवशोषण सिद्धांत कीन्स के राष्ट्रीय आय संबंधों पर आधारित एक सामान्य संतुलन विश्लेषण है। इस सिद्धांत को भुगतान शेष में समायोजन का कीन्सीय मार्ग का भी कहा जाता है, क्योंकि कीन्स ने जो राष्ट्रीय आय संबंधी अपना सामान्य संतुलन सिद्धांत प्रस्तुत किया था, यह सिद्धांत भी कीन्स के सिद्धांत पर आधारित है। इस कारण से इसको कीन्सीय वे भी कहा जाता है, परंतु यह सिद्धांत कीन्स के सिद्धांत से कुछ अलग भी है। कीन्स सिद्धांत अवमूल्यन के फलस्वरूप निर्यातों में वृद्धि और आयातों में होने वाली कमी से आय में जो परिवर्तन होते हैं उसका विश्लेषण करता है। अर्थात निर्यात में जब अवमूल्यन किया जाता है तो निर्यातों में वृद्धि होती है, और निर्यातों में जब वृद्धि होती है तो उससे आयात में कमी हो जाती है। इस निर्यात वृद्धि और आयातों में कमी से आय में जो परिवर्तन होता है उसका विश्लेषण कीन्स करते हैं। जबकि अवशोषण सिद्धांत में जब अवमूल्यन किया जाता है तो उससे घरेलू व्यय में होने वाले जो परिवर्तन है उसके माध्यम से भुगतान शेष के समायोजन का प्रावधान किया है। यह सिद्धांत घरेलू व्यय में होने वाले परिवर्तनों के माध्यम से भुगतान शेष के असंतुलन की जो समस्या है उसका विश्लेषण करता है। सिडनी एलेक्जेंडर केन्सी शब्दावली तथा विचारधारा पर आधारित अवमूल्यन के आय का प्रभाव का अध्ययन करता है। उसके अनुसार किसी भी देश के भुगतान शेष में घाटा होने का अर्थ है कि लोग जितना उत्पादन करते हैं उससे अधिक अवशोषण करते हैं। अन्य शब्दों में राष्ट्रीय आय में उपभोग और निवेश पर घरेलू व्यय अधिक है। यदि भुगतान शेष में अतिरेक है तो कुछ लोग अवशोषण कर रहे हैं, अर्थात राष्ट्रीय आय से उपभोग और निवेश पर घरेलू व्यय कम है। इस तरह से इस विधि में भुगतान शेष को राष्ट्रीय आय तथा घरेलू व्यय के अंतर के रूप में परिभाषित किया गया है। इस विश्लेषण का समीकरण जो बनता है वो ये है, y = C + ID + x - m, जहां y राष्ट्रीय आय है, C उपभोग है, ID कुल घरेलू व्यय है, x निर्यात है और m आयात है। C + ID कुल अवशोषण है। यदि a द्वारा इसे व्यक्त किया जाए तो ये इस प्रकार से ये समीकरण हो जाता है, y = a + b या b = y - a। भुगतान शेष में असंतुलन का एक दूसरा समायोजन का तंत्र है और वो है मौद्रिक उपागम या मॉनेटरी अप्रोच। भुगतान संतुलन का मौद्रिक सिद्धांत मुद्रा की मांग व पूर्ति में भुगतान संतुलन के परिवर्तन की विवेचना करता है। इस सिद्धांत के अनुसार भुगतान संतुलन सदैव और अन्य स्थानों पर एक मौद्रिक तत्व है। जो भुगतान संतुलन का घाटा है वो एक मौद्रिक तत्व है, अतः केवल मौद्रिक उपायों के माध्यम से ही भुगतान शेष में जो असंतुलन है उसकी समस्या को दूर किया जा सकता है। तो इस प्रकार से जो मौद्रिक जो अप्रोच है उसका सीधा सीधा ये कहना है कि भुगतान शेष में जो असंतुलन होता है वो एक मौद्रिक घटना है और इसका उपाय भी वो मौद्रिक है। तो मौद्रिक जो उपचार है उसी के द्वारा भुगतान शेष के असंतुलन को दूर किया जा सकता है। और मौद्रिक उपागम के मान्यताएं हैं कि भुगतान संतुलन का मौद्रिक सिद्धांत निम्नलिखित मान्यताओं पर आधारित है। सभी देशों में पूर्ण रोजगार की दशा विद्यमान है। जो पहली इसकी मान्यता है कि सभी देशों में पूर्ण रोजगार है, जिसके परिणाम स्वरूप एक देश में बढ़ी हुई घरेलू मांग को घरेलू उत्पादन में वृद्धि करके पूरा नहीं किया जा सकता है। अब चूंकि सभी देशों में समान रूप से पूर्ण रोजगार है,
यदि किसी देश में उत्पादन में यदि वृद्धि करना है तो वो दूसरे देशों से या रोजगार में वृद्धि के बिना वो अपने घरेलू उत्पादन में वृद्धि नहीं कर पाएगा। अगला है कि परिवहन लागतें समान रहती हैं। एक ये भी नियम, एक इसकी मान्यता है कि सभी देशों में जो परिवहन की लागतें हैं वो समान है, एक कीमत का नियम लागू हो जाता है इससे। तीसरी मान्यता है कि किसी अर्थव्यवस्था में मुद्रा की मांग, आय, धन और ब्याज दर जैसे आर्थिक चरों का फलन है। तीसरी मान्यता है कि मुद्रा की जो मांग है वो आय, धन, ब्याज की दर जैसे आर्थिक चरों का फलन है। तो यहाँ पर चौथी मान्यता है कि स्थिर विनिमय दर है, करेंसी प्रवाह निष्फल संभव नहीं है। यह इस मान्यता पर आधारित है कि स्थिर विनिमय दर प्रणाली के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा बाजारों में एक कीमत नियम लागू होता है। इसी प्रकार से जो इसकी पांचवी मान्यता है तो वो है मुद्रा की पूर्ति मौद्रिक आधार का गुणज होती है, जिसमें घरेलू साख और देश की विदेशी रिजर्व मुद्रा भी शामिल होती है। अगली मान्यता है कि वस्तु तथा पूंजी दोनों बाजारों में उपभोग में पूर्ण स्थानापन्नता होती है, जो प्रत्येक वस्तु के लिए एक कीमत और संपूर्ण देश के लिए एक ब्याज दर सुनिश्चित करती है। अगली मान्यता है कि देश के उत्पादन का स्थिर बहिर्जात मान लिया जाता है, एक्सोजीनियस माना जाता है। और आठवीं मान्यता है कि मुद्रा जो रूप है, मुद्रा शेष की मांग मुद्रा रूप आय का एक धनात्मक फलन है। तो इस प्रकार से यह निम्नलिखित मान्यताओं पर आधारित है और इसकी जो थ्योरी है, उपयुक्त मान्यताओं के आधार पर दिए होने पर मौद्रिक धारणा की मुद्रा की मांग और मुद्रा की पूर्ति के संबंध को व्यक्त किया जा सकता है। तो इसका सूत्र हो जाता है MD = फलन YP स्मॉल r, जहाँ MS मौद्रिक आधार M का गुणज है, जिसमें निर्मित घरेलू मुद्रा और देश का विदेशी मुद्रा रिजर्व सम्मिलित है। संतुलन की स्थिति में मुद्रा की मांग मुद्रा की पूर्ति के बराबर होती है, MD = MS। तो MD = D+R, जहाँ R जो है वो मुद्रा रिजर्व है। और सरलता के लिए अगर मान लें तो M जो है वो एक स्थिरांक है। स्थिर विनिमय दर प्रणाली के अंतर्गत मौद्रिक प्राधिकरण घरेलू मुद्रा की आपूर्ति में वृद्धि करता है, जबकि मुद्रा की मांग पूर्ववत बनी रहती है। फलस्वरूप MS > MD और भुगतान शेष घाटा होता है। वे लोग जिनके पास अधिक मात्रा में नगद शेष है वे अधिक विदेशी मुद्राओं प्रतिभूतियों का क्रय करेंगे। फलस्वरूप इनकी कीमतों में वृद्धि हो जाएगी। इससे विदेशी वस्तुओं और परिसंपत्तियों का आयात बढ़ेगा। इससे भुगतान शेष में चालू और पूंजी दोनों लेखों के व्यय में वृद्धि होगी, जिससे भुगतान शेष में घाटा उत्पन्न होगा। विनिमय दर में स्थिरता बनाए रखने के लिए मौद्रिक प्राधिकारी को विदेशी विनिमय रिजर्व को बेचना पड़ेगा और घरेलू करेंसी को खरीदना पड़ेगा। इस तरह विदेशी मुद्रा रिजर्व के बाह्य प्रवाह का अर्थ R और घरेलू मुद्रा में कमी। यह प्रक्रिया तब तक चलती रहेगी जब तक MS = MD, अर्थात मुद्रा की जो सप्लाई है और मुद्रा की जो मांग है वो दोनों समान नहीं हो जाती हैं और भुगतान शेष में पुनः संतुलन स्थापित नहीं हो जाता है। दूसरी ओर यदि दी हुई विनिमय दर पर MS < MD है तो भुगतान शेष में अतिरेक होगा। फलस्वरूप लोग विदेशियों को वस्तुएं और प्रतिभूतियों को बेचकर घरेलू करेंसी प्राप्त करेंगे। वे अपनी आय की तुलना में व्यय को सीमित करके मुद्रा शेष जो है
प्राप्त करने का प्रयास करेंगे। ये ऐसी स्थिति में मौद्रिक प्राधिकारी घरेलू करेंसी के बदले अधिक विदेशी मुद्रा का क्रय करेगा। इससे विदेशी मुद्रा रिजर्व का अंतःप्रवाह होगा और घरेलू मुद्रा पूर्ति में वृद्धि होगी। यह प्रक्रिया तब तक जारी रहेगी जब तक MS=MD अर्थात मुद्रा की पूर्ति मुद्रा की मांग के बराबर नहीं हो जाती। भुगतान शेष में पुनः जब तक संतुलन नहीं होगा तब तक ये प्रक्रिया चलती रहेगी। भुगतान शेष का घाटा अतिरेक एक अस्थायी धारणा है जो दीर्घ काल में स्वतः ठीक हो जाती है। तो इस प्रकार से ये दो उपागम हैं। इन दोनों उपागमों के माध्यम से भुगतान शेष में जो असंतुलन उत्पन्न हो जाता है उसका समायोजन किया जाता है। धन्यवाद।